हेलो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का पुनः स्वागत है। आज आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा संघर्ष जिसको हम कहते हैं। कई इतिहासकारों ने इसे सर्वश्रेष्ठता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष कहा है। यहाँ हम लोग पहले जानेंगे कि यहाँ जो शब्द यूज किया जा रहा है सर्वश्रेष्ठता। भाई हमने आंग्ल में सूर्य युद्ध भी पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया आपका सर्वश्रेष्ठता का। तो क्यों इसको सर्वश्रेष्ठता के लिए आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा संघर्ष कहा जाता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब देखा था कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है आपका, तो मुगल साम्राज्य के पतनशील अवस्था में कोई देशी शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है या जिसके अंदर वो क्षमता थी कि वह मुगल साम्राज्य का स्थान ले सकता है, मुगलों की तरह एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, तो वो केवल और केवल मराठों के पास हो सकती थी या वो क्षमता केवल मराठों के पास थी। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में देशी राज्यों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन उभर करके सामने आएंगे? मुगलों के पतन के बाद मराठा उभर करके सामने आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो बाहर से हमारी यूरोपीय कंपनियां आई हैं, जिन्होंने भारत की क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और यहाँ के युद्धों में शामिल होने लगे, वो उनमें फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली भी उसमें है आपके हैं, उसमें अंग्रेज सारे यूरोपीय कंपनियों में श्रेष्ठ बन करके सामने आ रहे हैं। तो देशी शक्तियों में मराठा श्रेष्ठ हैं और विदेशी शक्तियों में अंग्रेज श्रेष्ठ हैं आपका। तो जब दो श्रेष्ठ के बीच लड़ाई होने वाली है आपकी या जब संघर्ष होगा, तो लड़ाई किसके लिए होगी? सर्वश्रेष्ठ होने की। यानी भारत में कौन सर्वश्रेष्ठ है, भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, इसका निर्णय जब जिस युद्ध के द्वारा होगा या जिस संघर्ष के द्वारा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वश्रेष्ठता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का उत्थान होना कब स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक उत्थान होना स्टार्ट हुआ था आपका पेशवाओं के समय। पेशवा कौन है? पेशवा आपके शिवाजी की अष्टप्रधान या उनकी मंत्रिमंडल में उनका प्रधानमंत्री होता था। पेशवा का पद जो है बाद में आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया 1713 ईस्वी के बाद से, जब उस पर बालाजी विश्वनाथ पद पे आसीन होते हैं। उसके बाद से वो पद लगातार महत्वपूर्ण होता गया और शासन की मराठा साम्राज्य की अधिकांश शक्तियां आपकी पेशवा के पद में समाहित होती गई और आगे चल कर यह पद आपका वंशानुगत हो जाएगा और यहीं से आपका मराठा साम्राज्य का उत्थान होना शुरू होता है। हम लोगों ने देखा था कि जो आपका मराठा साम्राज्य का उद्भव हुआ था वो इस क्षेत्र के आसपास हुआ था। यहाँ से उद्भव हो करके 1760 ईस्वी में जब मराठा, ये मैप जो आप देख रहे हैं 1760 ईस्वी के आसपास का है आपका। 1760 ईस्वी में जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर है, पीक अवस्था पर, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के जस्ट पहले, उसमें आप देखेंगे ये पूरा जो आपका येलो एरिया है, पीला वाला भाग आपका, ये सब मराठाओं के प्रभाव क्षेत्र में है। बल्कि इसके साथ ही साथ बंगाल बिहार के क्षेत्र से भी उनको चौथ प्राप्त हो रहा है। निजाम के साथ कई बार युद्ध हुए हैं, उन लोगों ने उसमें निजाम को हराया है। मैसूर के ऊपर कई बार आक्रमण किया है, मैसूर से क्षेत्र की प्राप्ति भी हुई है और कई बार पैसे वगैरह भी प्राप्त हुए हैं उनको। और इधर आपका दिल्ली तक, दिल्ली का जो सम्राट है, मुगल सम्राट, वो मराठों के संरक्षण में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा एरिया आपका, ये देखिए, ये आप मान के चलिए कि ये पूरा एरिया आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के नियंत्रण में है। अब इसमें होता क्या है आपका, ये स्थिति आपकी है पानीपत के तृतीय युद्ध के जस्ट पहले की स्थिति है आपको। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, जिसमें मराठों की हार होती है आपकी, मराठों की हार होने के बाद आपका दिल्ली से कुछ समय के लिए उनका रोल खत्म हो जाता है आपका। और इधर आपका जब वो पानीपत के थर्ड वार में हार जाते हैं, तो इस परिस्थिति का फायदा उठाते हैं कई सारे लोग। जैसे साउथ में आपका मैसूर राज का उद्भव आप देखेंगे तो इसी समय हो रहा है आपका। इधर फिर निजाम भी थोड़ा बहुत सक्रिय होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे अंग्रेज आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में जीतते हैं, तो कुछ क्षेत्रों की प्राप्ति, कर्नाटक का क्षेत्र भी प्राप्त होता है उनको, संरक्षण में जाता है उनके। इधर आपका मद्रास के आसपास, और सबसे मेन आपका है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल और बिहार का क्षेत्र मेन आपका है, उड़ीसा कुछ भाग आपको उसमें शामिल है। तो हमने देखा कि इन क्षेत्रों पर आपके 1770-72 ईस्वी तक आपके देखेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने आप को मजबूत कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का फिर से
उद्भव होना आपका शुरू होता है और अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं। और ये क्षेत्र आपका सेंट्रल एशिया, मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली वगैरह आपका फिर से उनके प्रभाव में आ जाते हैं। अब होता क्या है आपका, लेकिन इस समय तक एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी थी आपकी कि मराठा साम्राज्य आपका पहले की तरह मजबूत अब नहीं रह गया है। और मराठा साम्राज्य जो है अब उसको कहते हैं मराठा कन्फेडरेसी, या हिंदी में उसको मराठा परिसंघ कहा जाता है। देखिए हुआ क्या था आपका कि बाजीराव प्रथम के समय में ही जो मराठा साम्राज्य का क्षेत्र है वह उसके विभिन्न सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में डिवाइड हो गया। जैसे आपका कौन कौन सा है, ग्वालियर में सिंधिया आपके आ गए थे, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले और पूना में पेशवा। यानी जो मराठा साम्राज्य है वह अलग अलग सरदारों के बीच में आपका डिवाइड हो चुका है आपका। यानी हर सरदार के अलग अलग क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र में उस सरदार की शासन व्यवस्था अलग चल रही है आपकी। यानी उनमें एक रूपता या एकता का अभाव देखने को मिलता है हमें। अब होता क्या है आपका यहाँ पर कि उसी समय आपका देखिए हुआ क्या था कि पेशवा क्या है आपका, मैंने बताया कि पेशवा आपका शिवाजी की मंत्रिपरिषद का एक प्रधानमंत्री था आपका, ठीक। यानी पेशवा क्या है आपका, मुख्य शासक तो था नहीं आपका। पेशवाओं ने राजा से सत्ता को हस्तगत किया था, या कह सकते हैं कि सत्ता का अपहरण किया था और शासन की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। यानी पेशवा जो होता था पहले आपका, पेशवा भी एक सरदार होता था। पेशवा भी पहले सरदार होता था, सिंधिया भी सरदार है, होलकर सरदार है। तो हुआ क्या था आपका, फिर अब इनमें मतलब आपस में समानता के लिए संघर्ष होने लगा आपका कि भाई तुम भी तो पहले एक सरदार ही थे, लेकिन तुमने क्या किया है, मौके का फायदा उठा करके तुम पेशवा बन गए हो। तो जब तक कोई मजबूत पेशवा रहे तब तक यह संघर्ष ज़्यादा खुल करके सामने आपका नहीं आएगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपका क्या होगा, पेशवा के साथ प्रतिस्पर्धा होने लगेगी और उस प्रतिस्पर्धा को करने वाला सबसे ज़्यादा मेन आपका सबसे आगे था नागपुर के भोसले। नागपुर के भोसले पेशवा के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा उनकी होती रहती थी और कई बार ये पेशवा के आसपास के क्षेत्रों पे भी चौथ वगैरह की वसूली करने के लिए चले जाते थे। तो इसीलिए पेशवा ने इनको, नागपुर के भोसले को कहा कि भाई आपको जितना भी विस्तार करना है इधर जाइए, आप इस तरफ आप मत आइए। तो अब कुछ लोग पेशवा से कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनका आपसी संघर्ष भी स्टार्ट हो गया है। उसमें सबसे मेन आपका है सिंधिया वर्सेस होलकर का मामला आपका है। सिंधिया और होलकर लंबे समय से आपका राजपूत राज्यों, जो आपका राजपूताना का क्षेत्र है, उस क्षेत्र अपने देखिए भाई, सिंधिया यहाँ पर है आपका और होलकर आपका इस रीजन के आसपास है। तो ये दोनों चाहते हैं कि राजपूताना पर उनका कंट्रोल हो। तो उस कंट्रोल को हासिल करने के लिए ये लोग लगातार काफी लंबे समय से वो लोग संघर्ष अपना शुरू कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद स्थिति ये है आपकी कि मराठा कन्फेडरेसी और स्पष्ट हो चुकी है, सरदारों का क्षेत्र विभाजन और स्पष्ट हो गया है, पर क्लियर हो गया है। न केवल क्लियर हो गया है बल्कि उनमें आपस में संघर्ष है और पेशवा के साथ भी कुछ लोग संघर्ष करने के लिए उत्सुक हैं आपका। यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए क्षेत्र तो आपका बहुत बड़ा है आपका, देखिए क्षेत्र आपका काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इनमें आपस में एकता भी नहीं है। यानी ये लोग क्या है, संगठित आपके नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या है आपका, अंग्रेज कम है भाई, अभी वो बंगाल बिहार में है, कुछ यहाँ क्षेत्रों में है, लेकिन वो इनकी तुलना में आप कह सकते हैं संगठित हैं और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या आपका, अवध के साथ भी 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो वो चाहते तो अवध को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अवध को शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवध को अपने राज्य बंगाल के क्षेत्र और मराठों के क्षेत्र के बीच एक बफर राज्य के रूप में, बफर राज्य का कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं, एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में अवध का उन्होंने उपयोग किया। क्योंकि यदि वो अवध को सम्मिलित करते तो क्या होता, उनकी सीमाएं मराठों से डायरेक्ट मिलती और मराठों के आक्रमण का सामना उनको शुरुआती अवस्था में ही करना पड़ता। इसलिए शुरुआत में ही वो मराठों के साथ उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इस बात की समझ थी कि भारत में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो कौन है, मराठा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, काफी समय तक मराठों से अपने आप को दूर रखा। जब उनको इस बात का एहसास होने लगे भाई हम मजबूत हो गए हैं और मराठे कमजोर हो गए हैं, तब उन्होंने मराठों के साथ संघर्ष करने का प्रयास किया। अब देखिए 1761 ईस्वी के बाद थोड़ा सा हमें देखना होगा पेशवाओं के कालक्रम में, या जो भी पेशवा आए हैं उनका लिनिएज क्या आपका है, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका है वह पेशवा बनने को लेकर के ही आपका स्टार्ट होता है। देखिए हम लोग देखते हैं
कि 1761 ईस्वी में आपका पेशवा माधवराव प्रथम पेशवा बनता है। यानी अब देखिए स्थिति कब है, जब आपका पानीपत का 3rd वार हो चुका है, मराठों की हार हुई है, यानी मराठों को सदमा लगा, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे योग्य सेनापति मारे गए हैं आपके। और जब मारे गए, हमने कहा कि उत्तर भारत में कई क्षेत्रों से, अब भाई जब आप हारते हैं, और मेनली ये लोग उत्तर भारत में हारे हैं, तो उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से जो है इनके प्रभाव में कमी आ गई है। अब जब माधवराव प्रथम पेशवा बनता है तो एक तो भी बहुत ज़्यादा उसको अनुभव नहीं है, 17-18 साल का बालक भी है, बालक क्या कहेंगे, नौजवान है वो। तो अनुभव की कमी होने की वजह से मेन जो समस्या होती है उसके चाचा राघोबा से, रघुनाथ राव से। अब ये रघुनाथ राव कौन है? पेशवा बालाजी बाजीराव, सॉरी पेशवा जो है आपका, जो 1740 से 61 में है, पेशवा बालाजी बाजीराव हैं, ये उनके भाई हैं। अब इनकी इच्छा थी पेशवा बनने की, लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद, पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा आपका बन जाता है। चूंकि अब रघुनाथ राव की इच्छा थी कि वो पेशवा बने, तो वह कई बार माधवराव प्रथम के समक्ष समस्याएं उत्पन्न करेगा, उनके साथ युद्ध भी करेगा। उस युद्ध में माधवराव प्रथम 2 बार हारते भी हैं। तो समस्याएं रघुनाथ राव की तरफ से भी आपकी हैं, और दूसरी तरफ भाई जब आप हारे हैं तो उसका फायदा उठा करके आसपास के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते। लेकिन जल्दी ही माधवराव प्रथम ने इस स्थिति को परिवर्तित किया। 1768 ईस्वी तक आते आते रघुनाथ राव की समस्या का समाधान हो जाता है, और उनको माधवराव प्रथम के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ उसके बाद मराठों की शक्ति को पुनर्संगठित करने के लिए माधवराव प्रथम ने मैसूर पर 2-3 बार सफल आक्रमण किया, उनसे चौथ की वसूली की, पैसे प्राप्त किए, क्षेत्र भी प्राप्त किए, और उत्तर भारत में होलकर और सिंधिया की सहायता से मराठों ने अपने क्षेत्र को दिल्ली और उसके आसपास और आपके मालवा, बुंदेलखंड, इन सारे क्षेत्रों को फिर से अपने प्रभाव में लाने में सफल हुए। जाटों और रोहेलों का इसने दमन भी किया। राजपूत शासकों से उन्होंने फिर से करों की प्राप्ति करना शुरू किया, यानी फिर से जितने क्षेत्र थे आपके उत्तर भारत में फिर से, न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी निजाम को और आपके मैसूर राज्य को, अन्य को इन्होंने अपने अधीन करने में सफल रहे, यानी फिर से वो उसके कंट्रोल में आ गए, और चौथ और सद्देशमुखी की प्राप्ति फिर से उन क्षेत्रों से होने लगी। तो हम देखते हैं कि माधवराव प्रथम जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की शक्ति को काफी हद तक पुनर्संगठित करने में सफल रहा है। लेकिन एक चीज जो वो रोक नहीं पाए आपका, वो है इनका जो बिखराव होना शुरू हो गया था, जो इनमें दरार पड़ चुकी थी, या कह सकते हैं कि जो उनमें एकता का भाव होना स्टार्ट हो गया था, उसको रोकने में कोई सफल वो नहीं हो पाते हैं। और जो सरदारों के बीच का संघर्ष है इनका, और आपके अब देखेंगे इसके बाद कुछ समय बाद हम लोग जब मुगल समाज का हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ समय बाद वही समस्या आपके पूना के दरबार में भी शुरू हो जाती है, जो समस्या मुगल साम्राज्य के पतन के समय मुगल दरबार में स्टार्ट हुई थी। यानी जो गुटबंदी होने लगती है आपकी, वो गुटबंदी का दौर आपके पूना दरबार में भी शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो समय आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा आपका, वो मराठा साम्राज्य के भी पतन का काल आपका शुरू होने लगता है। ठीक, अब देखिए होगा क्या आपका, अब पेशवा माधवराव प्रथम अच्छा कार्य कर रहे थे, संगठित कर रहे थे, लेकिन होगा क्या, असामयिक इनका निधन हो जाएगा 1772 ईस्वी में, और उनके निधन के बाद उनके पुत्र पेशवा नारायण राव को पेशवा बनाया जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर ही रघुनाथ राव द्वारा उनकी हत्या कर दी जाएगी। अब सोचिए, जब एक किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पेशवा की हत्या हो रही है, तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न आपका था। इस चीज का मतलब क्या है कि पूना दरबार में, या कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में जो विखंडन है वो और तेज हो रहा है आपका। यानी अब सब लोग क्या है, मतलब लोग चाह रहे हैं कि गद्दी पर हम बैठें या हमारे पक्ष का आदमी बैठे। तो कुछ समय के लिए आपका पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद राघोबा ने अपने आप को पेशवा घोषित भी कर दिया। लेकिन उसी समय आपका कुछ समय के पश्चात आपका नारायण राव की जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया माधवराव सेकंड। अब जब उसने उस पुत्र को जन्म दिया तो उस समय क्या हुआ आपका, उसी समय जो मराठा काउंसिल थी उस समय, उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि भाई रघुनाथ राव ने चूंकि हत्या की है पेशवा नारायण राव की, इसलिए उसको पेशवा के पद पर रहने कोई अधिकार नहीं है। हम क्या करेंगे कि इस नवजात बालक को ही पेशवा बनाएंगे और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बना देते हैं।
जो उसकी सहायता से, जिसकी सहायता से वो शासन करेगा। तो उसको बार भाई काउंसिल कहा गया है आपका, ये इंपॉर्टेंट आपका है, उसको बार भाई काउंसिल कहा गया। इसमें 12 मेंबर थे आपके। उन 12 मेंबर में 2 महत्वपूर्ण नाम आपके महादजी सिंधिया का है और नाना फडणवीस का आपका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1774 ईस्वी तक, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के जस्ट पहले तक स्थिति क्या है, यहाँ पर संघर्ष चल रहा है आपका पेशवा बनने के लिए। ठीक, कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं, गुटबंदी भी हो गई है आपकी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि नाना साहब, नाना फडणवीस और नाना साहब, देखिए हम लोग को इतिहास में ये नाम कई बार मिलेंगे आपको, तो आप उसमें कई बार आदमी कंफ्यूज भी होता है कि नाना साहब कौन है। अब दो नाना साहब का जिक्र मिलता है हमें और एक नाना फडणवीस का मिलता है। यानी अब देखिए, जो नाना साहब का पहला जिक्र मिलता है आपका है वो, मतलब जो फेमस है आपके, वो पेशवा बालाजी बाजीराव है, जिनका कार्यकाल आपका 1740 से 61, इनको नाना साहब भी कहा गया है आपका। दूसरे एक है नाना फडणवीस, जो इस काल में आपके 1770 से लेकर के 90-95 ईस्वी तक, या कहेंगे आप 1800 ईस्वी तक मराठों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर करके सामने आएंगे, कूटनीतिज्ञ के रूप में। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु है, ये पूछ सकता है आपका, और वो बार भाई परिषद के एक मेंबर है। फिर जब 1857 का विद्रोह होता है, तब एक नाना साहब का जिक्र आता है कि नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये कौन है, ये आपके, इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत है, और ये बाजीराव द्वितीय जो आखिरी पेशवा थे, जब 1818 ईस्वी में जब पेशवाई को समाप्त किया गया, तो उस समय आखिरी पेशवा आपके बाजीराव सेकंड थे। तो उस बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र है, यानी गोद लिए हुए पुत्र हैं धोंदू पंत, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है। तो ये 3 नाना नाम से हैं आपके, नाना साहब, नाना फडणवीस और नाना साहब आपके। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में आता है तो उस हिसाब से आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की तरफ। अब देखिए स्थिति क्या है, हमने कहा कि भाई 1775 ईस्वी का समय आपका नजदीक आ रहा है। अब वो देख रहे हैं कि अंग्रेज देख रहे हैं कि मराठा साम्राज्य में उनके बीच आपस में पेशवा बनने के लिए संघर्ष हो रहा है। अब उनको आवश्यकता है, मतलब उनको मौके की तलाश है कि कैसे हम उस मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप कर। देखिए अब इस समय तक स्थिति क्या है, अंग्रेजों को यह लग रहा है कि भाई प्लासी और बक्सर के बाद हम थोड़े मजबूत हो गए हैं, और दूसरी तरफ पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आपके क्या है, मराठा कमजोर हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ और क्या चीज है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा बनने को लेकर संघर्ष चल रहा है। यह स्थिति वैसी ही है जैसा मौका उनको बंगाल में मिला था। जब सिराजदौला नवाब था तो उन्होंने क्या किया था, वहां पर कलकत्ता की काउंसिल ने, कलकत्ता के गवर्नर ने उस संघर्ष में नवाब के विरोधियों का साथ दिया और बहुत ही आसानी के साथ अपने आदमी को नवाब बनाने में वहां पर वो सफल हुए। तो जो बंबई के जो गवर्नर है वो देख रहा है कि ऐसी स्थिति उसको ऐसा लगता है कि कलकत्ता जैसी स्थिति आपके यहाँ पर मराठा साम्राज्य में भी, पूना में भी उपस्थित हो गई है, और हम भी क्या करें, एक पक्ष का जो विरोधी पक्ष है, जो पेशवा बनना चाहता है, भाई जो पहले से बना है वो तो आपको कुछ देने वाला आपका है नहीं। तो जब आप किसी को पेशवा मतलब नए व्यक्ति को बनाएंगे, तब ना वो आपका एहसानमंद होगा और आपको कुछ वह देगा। तो इसने सोचा कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम भी क्या करें कि जो विरोधी पक्ष पेशवा बनना चाहता है उसको हम सहयोग करें, और सहयोग करने के बदले उससे हम कुछ प्राप्त करें। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में निष्कर्ष बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संधियां आपकी 4 हैं। ये चारों संधियों का क्रम पूछ सकता है आपसे, ईयर पूछ सकता है, या किसमें के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे पूछ सकता है। यानी मेन इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का क्या आपका है, संधियां। देखिए होगा क्या आपका, तो रघुनाथ राव को फिर से पेशवा बनाने से जब पेशवा बनने से रोक दिया जाएगा तो वह चला जाएगा अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों के पास जा करके यहाँ पर पहली संधि होती है सूरत की संधि। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी संधि हो रही है वो बॉम्बे काउंसिल के साथ हो रही है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एकदम आप। यहाँ पर अंग्रेज, जब हम अंग्रेज शब्द यूज करते हैं, या जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करते हैं, तो उससे हमारा मतलब होता है, कंपनी जब हम शब्द यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा मतलब होता है जो मेन गवर्नर जनरल है बंगाल का वो। लेकिन जब हम बॉम्बे काउंसिल कह रहे हैं इसका मतलब क्या आपका है, बंगाल का गवर्नर। अब देखिए हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले ही 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अन्य प्रेसिडेंसियों के सुपरविजन का अधिकार आपको दिया गया था, और अन्य गवर्नर को कहा गया था कि भाई आप जो भी कार्य करते हैं, संधि करते हैं, युद्ध करते हैं, उसकी सूचना आप कलकत्ता आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक, तो होता क्या है आपका, अब यहाँ रघुनाथ राव कहाँ जाता है भाई, जब बम्बई की बात हो रही है, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आसपास है, तो कलकत्ता तो जाएगा नहीं, वो जाएगा आपका बम्बई परिषद के पास। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो बॉम्बे का गवर्नर है वो विलियम हॉर्नबी है। ये सवाल पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भाई जिस तरीके से क्वेश्चन लोग नए नए क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सवाल आपका फ्यूचर में पूछा जा सकता है विलियम हॉर्नबी के ऊपर, क्योंकि भाई सारा मामला बॉम्बे काउंसिल के बीच हो रहा है, आपका बॉम्बे काउंसिल और रघुनाथ राव या तो पूना दरबार के बीच में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका है ये, और बुक में हम देखा कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बम्बई परिषद के पास जाएगा रघुनाथ राव या राघोबा, और उनसे संधि करेगा भाई तुम्हारी पेशा बनने में मदद करो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो तुम्हारी मदद कर देंगे, तो तुम दोगे क्या हम? तो उसने कहा कि हम आपको सालसेट और बसेन देंगे, ये मेजर इलाका है आपका। दूसरी तरफ बंगाल और कर्नाटक की तरफ जो अंग्रेजों के संरक्षण में है, उधर आक्रमण हम मराठे लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई, और ये बात हो गई। तो ये लोग होगा क्या आपका कि ये लोग जाएंगे और आपका मतलब ये लोग अपनी सेना को भेज देते हैं आपका। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि आपका संधि होने के बाद अंग्रेजों ने जनरल कीटिंग के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेज दी। अब वो सेना जब जाती है आपका, तो उसके बीच उनके और पूना दरबार के सैनिकों के बीच आपका युद्ध होता है। युद्ध बहुत ज़्यादा मतलब निर्णित नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पर मराठों की हार होती है, लेकिन पूना अभी तक आपका मराठों के कब्जे में बना रहता है आपका। अब देखिए इसी बीच क्या होगा आपका, इस संधि की जो सूरत की संधि हुई है, इसकी एक कॉपी जब कलकत्ता भेजी जाएगी, तो कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि का विरोध किया। वह इस बात को समझता था कि अभी मराठे उतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनकी आंतरिक राजनीति में उलझा जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसने इस संधि की आलोचना की और वहां से कलकत्ता से अपने एक प्रतिनिधि अपटन को भेजा, कर्नल अपटन को भेजा कि आप जाइए और पूना दरबार के बीच, यानी जो वास्तविक पेशवा हैं उनके बीच एक आपस में एक मैत्री की संधि कीजिए और सूरत की संधि को निरस्त कीजिए, नहीं तो हम लोग अनावश्यक युद्ध में उलझ सकते हैं। तो अपटन और तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड संधि का नाम आता है आपका। तो जो अब अपटन कहाँ से आ रहा है आपका, कलकत्ता से, यानी जो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हो रही है वो कलकत्ता यानी गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं कंपनी और पूना दरबार के बीच में हो रही है आपके। ठीक है, अब इसमें आपका राघोबा पक्ष नहीं आपका है। तो जब ये संधि होती है तो इस संधि में कहा जाए कि भाई कि हम जो अंग्रेज लोग हैं वो राघोबा का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि आप ये कहिए कि उसको आप पेंशन की व्यवस्था कर दीजिए, और भाई अब इतना युद्ध वगैरह शुरू हुआ है तो कंपनी को भी कुछ मिलना चाहिए। तो भाई पूना दरबार में कहा कि भाई चलिए आपको हम सालसेट दे देंगे और कुछ क्षतिपूर्ति की राशि हम आपको दे देंगे। लेकिन अब मामला ये हुआ कि अब देखिए यहीं पर आपका तनातनी शुरू हो जाती है। अब इस संधि को बंबई की परिषद ने अस्वीकार कर दिया, और बंबई की परिषद का मन और इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठा है वहां से पत्र व्यवहार आपका हो रहा है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी लगता था कि भाई बंबई परिषद सही है, और जैसा मौका बंगाल में हमको मिला था, उस वहाँ से ढेर सारे पैसे वगैरह प्राप्त हुए थे, हम पोलिटिकली पावरफुल हो गए, वैसा ही मौका हमको बंबई में भी मिल सकता है। इसलिए उसने क्या किया, बंबई परिषद ने और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया और युद्ध को उन्होंने जारी रखा। अब युद्ध जब जारी है आपका, उसमें होगा कि आपका युद्ध चल रहा है, अब आपका ताल गांव में जो बंबई की परिषद है, जो ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें अंग्रेजों की हार हो गई आपके। अब इसी बीच एक काम और होगा आपका, इसी बीच भाई जब 1700 आप कह सकते हैं कि पुरंदर की 1776 की जो संधि है, एक तरीके से वो एक सहायक संधि की तरह आपके भाई जब दो पक्ष आपस में मित्र जब बन रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों का एक बहुत मेन फोकस होता था कि भाई जिसके साथ भी संधि करते थे तो उसमें एक शर्त वो जरूर रखते थे कि आप किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई सहायता नहीं लेंगे। लेकिन होता क्या है इसी बीच आपका कि नाना फडणवीस ने या पूना दरबार के लोगों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों की सहायता लेनी शुरू कर दी। उनको लगा कि भाई अंग्रेजों के साथ युद्ध क्या हो सकता है, लंबा चल सकता है, तो उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता लेना स्टार्ट कर दिया और फ्रांसीसियों को एक पोर्ट भी दे दिया उन्होंने। तो इससे आपका वारेन हेस्टिंग्स थोड़ा नाराज हुआ आपका। और दूसरी तरफ जब ताल गांव में बंबई परिषद की सेना हारती है
तो उनको जब भाई अब जब आप हार जाएंगे तो उनको मजबूरी में अब तीसरी संधि का नाम आता है बड़गांव की संधि करनी पड़ती है आपकी। अब इस बड़गांव की संधि किसके बीच हो रही है आपका, ये बंबई परिषद और पूना के बीच हो रही है। अब इस संधि के माध्यम से पुरंदर की संधि को समाप्त हो गई, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया और बंबई परिषद ने कहा कि भाई ठीक है, हम अब राघोबा का पक्ष अब नहीं लेंगे। तो अब ये संधि क्या है आपका, अब ये संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक है। और दूसरी तरफ पूना दरबार ने फ्रांसीसियों की सहायता लेकर के और उनको पोर्ट दे करके हेस्टिंग्स को और ज्यादा नाराज कर दिया था। तो इस अपमानजनक संधि को और फ्रांसीसियों की सहायता लेने के कारण हेस्टिंग्स नाराज हुआ। अब उसने क्या किया, उसने बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने गोडार्ड और पोफम, दो नाम आपके हैं, गोडार्ड और पोफम के नेतृत्व में सेना भेज दी आपकी। अभी जो सेना आती है कलकत्ता से आपकी, अच्छी सेना रहती है आपकी, और कई जगहों पर आपके मराठे हारते हैं आपका। उसमें आपका मैंने बताया कि भाई महादजी सिंधिया एक अच्छा नाम आपका है, उसमें महादजी सिंधिया की सेना भी आपकी सिपरी के आसपास आपकी हार जाती है। तो कई जगहों पर मराठा क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। अब इसी समय हम लोगों ने जब, अगर आपको आंग्ल मैसूर युद्ध का समय याद हो, तो ये समय अंग्रेजों के लिए काफी आप कह सकते हैं कठिनाई का समय था। वो अमेरिका में भी संघर्ष कर रहे हैं, भारत में आपका मराठों के साथ भी युद्ध चल रहा है उनका, और दूसरी तरफ हैदर अली के साथ भी युद्ध चल रहा है उनका मैसूर के साथ। अब होता क्या था कि जनरली जब कंपनी को भारत में जरूरत पड़ती थी तो इंग्लैंड से भी सैनिक सहायता या पैसे वगैरह की सब कुछ उनको मिलता था। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि कंपनी को इंग्लैंड से कोई सहायता आपकी नहीं मिले, यानी हम कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से जो स्थिति उनकी है बहुत अच्छी नहीं है। तो जीतने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया, संधि वगैरह के लिए बातचीत करना शुरू किया। और उधर दूसरी तरफ से महादजी सिंधिया, एक फेमस नाम आपका है, महादजी सिंधिया ने, जो सिंधिया घराने के हैं, महादजी सिंधिया ने भी प्रयास करना शुरू किया कि भाई हमको इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं संधि कर लेते हैं। तो महादजी सिंधिया के प्रयासों से फिर अंततः आपका अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 ईस्वी में साल भाई की संधि हो जाती है। इसी संधि के माध्यम से आपका युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जो यह संधि हो रही है आपकी पूना और कलकत्ता के बीच हो रही है। अब इसमें मेन क्षेत्र आपका है सालसेट और एलिफेंटा का क्षेत्र ही केवल कंपनी के पास रहने दिया जाएगा आपका। भाई बात हो रही थी आपका सालसेट और बसीन की, लेकिन कहा कि भाई हम उतना आपको नहीं देंगे, केवल सालसेट और एलिफेंटा आप अपने पास रख सकते हैं। अब कंपनी ने कहा कि भाई हम राघोबा का पक्ष नहीं लेंगे, तो इन लोगों ने कहा ठीक है। अब भाई रघुनाथ राव अपना ही आदमी है, अब अपने ही घर का है, तो उसने कहा कि भाई चलिए ठीक है, आप पक्ष छोड़ दीजिए, हम लोग भी राघोबा के लिए पेंशन की व्यवस्था कर देते हैं। अब सिंधिया के कुछ क्षेत्र आपके अंग्रेजों ने जीत लिए थे, वो सारे क्षेत्र यमुना के पश्चिम का क्षेत्र है ये आपका, ये सारी चीजें आपको उनको वापस मिल जाती है। अब देखिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, देखिए क्षेत्र उत्तर के मामले में न इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और न अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आपका फायदा नहीं। इतना लंबा युद्ध हुआ लेकिन अंग्रेजों को कोई क्षेत्रीय लाभ इसमें और न क्षतिपूर्ति वगैरह बहुत ज्यादा इनको नहीं मिलता है। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, देखिए एक तो यह है कि मराठा यूरोपियों की सहायता नहीं लेंगे। हमने कहा ना कि जब भी अंग्रेज किसी के साथ संधि करते थे तो उसमें एक शर्त जरूर रखते थे कि भाई आप विदेशियों की सहायता या विदेशियों को अपने यहाँ पर नौकरी वगैरह आप लोग मत दीजिए, ठीक। तो एक शर्त ये रखी गई आपकी। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैसूर के साथ युद्ध में उन्होंने तटस्थता का वचन ले लिया इनसे। मराठों से कहा कि भाई चलिए हम लोग संधि कर रहे हैं, हम लोग अब जब हम लोग संधि करें तो हम लोग क्या हो गए, मित्र हो गए, और मित्र का मित्र आपका मित्र होगा और जो हमारा दुश्मन होगा वो आपका दुश्मन होगा। और उस समय आपका मैसूर के साथ युद्ध आपका चल रहा है और हम लोगों ने देखा था कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले हैदर अली मराठों और निजाम का एक त्रिदलीय संघ बन गया था आपका, और वो उस त्रिदलीय संघ की होने की वजह से अंग्रेजों को उससे दिक्कत हो रही थी और अंग्रेज उसके मैसूर के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बहुत चालाकी के साथ यह पक्ष रखा आपका कि आप क्या कीजिए, वहां से अलग हो जाइए और मैसूर के साथ कोई आप अपना मतलब कोई संबंध मत रखिए। तो अब यही मामला है। देखिए भाई जब अब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का युद्ध का या सालबाई संधि का जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा क्षेत्रीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है आपका। देखिए प्रथम साल भाई की संधि का विश्लेषण करते हुए कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि साल भाई की संधि पर हस्ताक्षर करके मराठों ने अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर किया। अब इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर मराठों की कूटनीति फेल हुई आपकी। मराठे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक युद्ध होने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं
कि अंग्रेज यहाँ पर एक एक करके विभिन्न देशी रियासतों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक एक करके संघर्ष हो ताकि वो उनको आसानी से हरा सके। यानी वह अंग्रेजों के वास्तविक मंसूबों को समझने में अभी तक सफल आपका नहीं हुए हैं। अब कहा जाता है कि भाई जो सालबाई की संधि है उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठों के साथ 20 वर्ष की एक शांति संधि की। भाई जो सेकेंड वार होता है आपका वो 1802 ईस्वी में होता है, इसीलिए इसको कहा गया कि भाई ये 20 वर्ष की शांति संधि है। उन्होंने चीज को समझ लिया कि अभी मराठे उतने कमजोर नहीं हुए हैं जितने कमजोर हमको प्रतीत हो रहे थे। ये लोग क्या हैं, आपस में भले ये लोग अलग अलग हैं लेकिन अभी भी ये एकता की अवस्था में हैं। यानी जब जरूरत युद्ध होकर जब युद्ध करने की स्थिति आई तो ये लोग क्या हो गए, एक हो गए आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सांस लेने के लिए समय लिया। वहां पर हम लोग देख सकते हैं इसको। तो उन्होंने अपने लिए मराठों से समय लिया और कूटनीति का रिमोट, इसको कहा गया कि भाई भारतीय कूटनीति का रिमोट अब किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया आपका। भाई उन्होंने तय कर, भाई हम लोग देखते हैं, बार बार देखते हैं कि पूरे भारत में भाई अधिकांश क्षेत्रों पर जो प्रभाव है वह मराठों का, यानी सबसे बड़ी शक्ति कौन है, मराठे हैं। भारतीय शक्तियों में अब मराठों के बाद कोई महत्वपूर्ण शक्ति बचती हुई तो वो कौन सी बचती है, मैसूर। हम लोगों ने देखा भी है आपका। अब निजाम का हम लोगों ने देख चुके हैं कि भाई हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद से ही निजाम कई बार मराठों से हार चुके हैं और उनको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हमको देखने को नहीं मिलती है। अवध को भी हम लोग देखते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। बंगाल के साथ भी वही हाल है आपका। जो सबसे तगड़ा संघर्ष या जो कह सकते हैं जो सबसे तगड़ी टक्कर दी वो दी है आपकी मराठा और मैसूर ने। तो अंग्रेजों को इस बात को समझ में आएगा कि भाई मराठा और मैसूर सबसे बड़ी शक्ति हैं, हमें इन दोनों से संघर्ष करना है, हम एक साथ इनके साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो 1782 की सालबाई की संधि से क्या किया इन लोगों ने, इन दोनों को अलग किया और भविष्य में भी ये लोग एक न हो उसके लिए क्या किया, सालबाई की संधि में उनसे वचन ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, अब भारतीय कूटनीति या कह सकते हैं कि जो भारत की राजनीति है वो किसके हाथ में चली गई, उसका रिमोट अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, पहले मराठों को साइड रखा कि भाई अभी हम आपसे संघर्ष नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मैसूर आपसे छोटा है, हम उसको संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई करके उसको हम जीत सकते हैं। वही किया उन लोगों ने। पहले उन्होंने क्या किया, मैसूर के साथ संघर्ष किया। भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वार होगा, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होगा और हम देखेंगे कि इन दोनों ही वार में मराठे अंग्रेजों की तरफ हैं आपका। उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है अभी भी कि आज मैसूर का नंबर है तो अगला नंबर कल को हमारा आने वाला है, वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और वही होगा आपका, मैसूर को जीत लेंगे ये लोग, फिर उसके बाद जब वेलेस्ली आएगा आपका तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वेलेस्ली एक आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाता है आपका। वह सबके पास जाएगा कि भाई आप सहायक संधि का प्रस्ताव हमारा है, इसको आप लीजिए, स्वीकार कीजिए, और यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके ऊपर युद्ध को थोप दिया जाएगा। अब उसने क्या किया, वेलेस्ली के समय में बहुत सारे क्षेत्रों में आपका सहायक संधि आपकी स्वीकार की जाती है। अवध ने भी स्वीकार किया, निजाम ने भी स्वीकार किया, मैसूर ने भी स्वीकार किया। उसका मतलब क्या आपका है, अब 1802 ईस्वी से पहले जो अंग्रेजों की स्थिति है पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत हो चुकी है आपकी, उनकी सैनिक संख्या में वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष को बीते हुए काफी समय बीत चुका है आपका, उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक आपकी ठीक ठाक हो चुकी है। यानी क्या हो गया है, अब वो मजबूत अवस्था में हो गए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये युद्ध हुए हैं आपके, हम देखेंगे कि भाई कुछ तात्कालिक कारण होते हैं और कुछ दीर्घकालिक कारण होते हैं। जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का तात्कालिक कारण है आपका रघुनाथ राव का मामला या पेशवा बनने का मामला। उसका दीर्घकालिक कारण क्या आपका है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी विस्तार की इच्छा। यानी वो चाहते हैं कि भाई उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो लोग साम्राज्यवादी विस्तार अपना करना ही करना उनको है, आज नहीं तो कल। तो वो क्या है, दीर्घकालिक कारण आपका है। तात्कालिक कारण आपके चेंज होते रहे हैं। ठीक है, दीर्घकालिक कारण क्या होता है, वो आधारभूत होता है और वो स्थायी होता है आपका। केवल तात्कालिक कारण आप
आपका चेंज होता रहता है। फर्स्ट वार में कुछ और था, सेकेंड वार में कुछ और होगा और थर्ड वार में कुछ और होगा, लेकिन जो दीर्घकालिक कारण या कह सकते हैं कि मूल कारण है वो क्या होगा आपका, वो रहेगा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी विस्तार की इच्छा और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की इच्छा। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार के पास, जो आपका जिसका समय आपका है 1803 से 1806 ईस्वी। अब देखते हैं इस बीच क्या होता है आपका। इस बीच हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार हो रहा है आपका, वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। वेलेस्ली ने काफी हद तक साम्राज्य का विस्तार किया और देसी रियासतों के खर्च पर एक बड़ी सेना उसने तैयार की। अब उसकी सेना केवल एक जगह नहीं है, कलकत्ता में भी उसकी सेना है, अवध में भी उसकी सेना है, हैदराबाद में भी उसकी सेना है, मैसूर में भी उसकी सेना उपस्थित है आपकी, एक टुकड़ी आपकी, कर्नाटक पहले से संक्षिप्त राज्य है, वहां भी उसकी सेना, यानी क्या है, उसकी सेना का फैलाव भी हो गया है आपका और संख्या में भी काफी हद तक आपकी वृद्धि हो गई है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब हम देखें इनको क्या नाम है, मराठों की तरफ। तो एक तरफ अंग्रेज मजबूत हो रहे हैं और हम देखेंगे कि दूसरी तरफ मराठे क्या हो रहे हैं आपके, कमजोर हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ये दो महत्वपूर्ण नेता हैं जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में मराठा राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। और मराठा इतने पावरफुल रहे या उन्होंने अपने आप को मजबूत अवस्था में बनाए रखा, उसका एक बड़ा कारण आपका ये इन दोनों नेताओं की उपस्थिति रही है। अब होगा कि आपकी 1800 ईस्वी तक आते आते आपका नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाएगी आपकी, महादजी सिंधिया भी आपके तब तक निकल चुके रहेंगे आपके, और भी कई सारे जो योग्य नेता हैं वो क्या होंगे आपके, अच्छे अच्छे नेता हैं, इनके जो योग्य सरदार हैं वो क्या हैं आपके, खत्म हो चुके हैं। अब इसी बीच और क्या होगा आपका, लेकिन इनका आपसी संघर्ष समय के साथ आपका बढ़ता गया है आपका। जो संघर्ष 1740 ईस्वी के आसपास, मतलब 1740 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ था, इनका आपसी संघर्ष क्या हो रहा है आपका, लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के बीच भी मनमुटाव होता था आपका। अब इसको समझिए, हमने कहा ना कि भाई पूर्णा दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई थी। नाना फडणवीस नहीं चाहते थे कि महादजी सिंधिया के प्रभाव में वृद्धि हो, ठीक है, तो वहां भी गुटबंदी आपकी चल रही है। तो हमने वही कहा ना कि समय के साथ साथ इनकी आपसी एकता और कम होती जाएगी और विखंडन इनका और ज्यादा होता जाएगा। अब देखिए, हमने पहली क्लास में, मतलब पहले हम लोगों ने हमने कहा था कि सिंधिया और होलकर के बीच काफी लंबे समय संघर्ष आपका चल रहा है कि कौन राजपूताने पर अपना ज्यादा प्रभाव स्थापित करेगा। अब इसमें होगा क्या आपका, पेशवा सिंधिया का पक्ष लेता था आपका और होलकर आपका अकेले पड़ता था आपका, ठीक है। तो अब इसी बीच होगा क्या आपका, मालवा को लेकर के सिंधिया और होलकर में कुछ टकराहट होगी। अब पेशवा का साथ मिलेगा और इन लोगों ने मिल करके, उस समय जसवंत राव होलकर थे, इनके नेता जसवंत राव होलकर के भाई थे बिठू जी होलकर, उनकी इन लोगों ने हत्या करवा दी। जब उनकी इन लोगों ने हत्या करवा दी, उससे होलकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने क्या किया, पेशवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इन्होंने क्या किया भैया, पेशवा और सिंधिया के सम्मिलित सेना को, जसवंत राव होलकर ने 1802 ईस्वी ने पेशवा और सिंधिया के सम्मिलित सेना को हरा दिया। ये एक बड़ी बात थी आपकी। अब जसवंत राव होलकर ने क्या किया कि पेशवा और सिंधिया की सेना को हराया, तो क्या हुआ आपका, पेशवा वहां से भागा। जब पेशवा भागा तो क्या किया, जसवंत राव होलकर ने कुछ समय के लिए एक विनायक राव नाम के आदमी को, जो पेशवा का ही खानदान का है कहीं आपका, वहीं उन्हीं के उसका है, विनायक राव को कुछ समय के लिए पेशवा बना दिया आपका। अब देखिए, पेशवा का कुछ समय के लिए क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। अब इस समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस समय पेशवा है कौन आपका, इस समय पेशवा है आपके बाजीराव द्वितीय। इस समय पेशवा है आपके बाजीराव सेकंड, ठीक है। अब बाजीराव सेकंड को कुछ सूझा नहीं आपका, अब उसको नहीं समझ में आया कि भाई अब सिंधिया तो उसके साथ था ही, फिर भी हार गया वो आपका, और भोसले के साथ पहले से उसका वो, मतलब पेशवा और भोसले के बीच संघर्ष वगैरह चल रहा था आपका। तो बाजीराव सेकंड को कुछ समझ में नहीं आया और वो चला गया अंग्रेजों के पास बसीन में कि भाई हमारी मदद कीजिए और हमको पेशवा बनने में सहायता कीजिए। अब देखिए, फर्स्ट मराठा वार में भी पेशवा एक कारण था जिसकी वजह से अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और सेकंड एंग्लो मराठा वार में भी पेशवाई ही कारण बनी जिसकी वजह से अंग्रेजों को फिर से मराठों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आपको मौका मिल रहा है आपका, ठीक है। अब इससे पहले मैं चीज आप लोग को बता देना चाहेंगे
कि जब लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का प्रस्ताव सबको भेज रहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवा को भी भेजा था कि भाई आप सहायक संधि का स्वीकार कर लीजिए, बड़ौदा को भेजा, गायकवाड़ को, मतलब बड़ौदा के गायकवाड़ को भेजा, सिंधिया को भी भेजा, होलकर को भी भेजा और भोसले को भी भेजा, लेकिन किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया। केवल गायकवाड़ ने मतलब उस पर विचार किया और उसके साथ एक संधि उनकी, मतलब ऐसे ही ऑफिशियल नहीं होता है संभवतः, वो उनकी ट्यूनिंग बन जाती है आपकी, क्योंकि हम देखें कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार में आपका सबका नाम आएगा, लेकिन गायकवाड़ का नाम कहीं युद्ध में आपका शामिल नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के पक्ष में लगभग कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साइड में गायकवाड़ आपके हो चुके थे और उनकी संरक्षकता को उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो हुआ क्या आपका, ये क्या हुआ आपका, पूना पर जब होलकर का अधिकार हो गया, विनायक राव को पेशवा बना दिया जसवंतराव होलकर ने, तो अब ये कहाँ गया आपका, बसीन में गया, बसीन में शरण लिया और दिसंबर 1802 अब भाई ये गया, उनसे कहा कि भाई आप हमें पेशवा बनना है, तो उसने कहा कि भाई हम तुमको पेशवा बनाने में सहायता करेंगे, तुम हमें क्या दोगे। वही बात हुई आपकी, भाई कुछ लोगे तो कुछ दोगे भी ना। तो उसने क्या किया, वहीं पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा दिया। अब सहायक संधि में होता क्या था भाई, सिंपल सी चीज है, हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए। उसने कहा कि हम अपनी एक सेना देंगे जो आपको पेशवा बनने में सहायता करेगी। अब ये तो हो गया आपका, अब इसके बदले में आप क्या देंगे हमको, तो वही चीज है आपकी कि भाई आपकी विदेश नीति हमारे अधीन रहेगी, यानी जो निजाम के साथ यदि कुछ हो रहा है आपका, या गायकवाड़ के साथ अक्सर पेशवा का कुछ न कुछ झगड़ा आपका होता रहता था। तो चूंकि गायकवाड़ अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार कर चुके हैं, तो संधि में कहा उन्होंने कि भाई गायकवाड़ के साथ कोई भी अगर आपका कुछ दिक्कत होती है तो उसमें जो मध्यस्थता होगा वो कौन करेगा, हम करेंगे। यानी कह सकते हैं पूरी तरीके से आपका कि जो आपकी विदेश नीति होगी वो अंग्रेजों के अधीन होगी, जो सहायक संधि की एक पुरानी शर्त आपकी है। इसके अलावा किसी यूरोपियन की नियुक्ति नहीं करेंगे आप, सहायक संधि के प्रावधानों के अंदर भाई किसी बाहरी व्यक्ति से आप सहायता नहीं लेंगे। इसके साथ ही साथ कंपनी को सूरत मिलेगा आपका, जो सेना देगी उसका खर्च अलग देंगे आप, उसका खर्च आप अलग देंगे, कुछ आय के क्षेत्र भी देंगे और साथ ही साथ सूरत अलग से देंगे आप। ये सारी चीजें हो गई। अब संधि हो गई, बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया और पेशवा वो बन गया। अब बन तो गया वो, अब मजबूरी में उसने संधि को स्वीकार कर लिया, लेकिन बसीन की संधि उसको खटकती थी, उसको लगता था कि यह संधि क्या है, यह अपमानजनक है। अब भाई उतना बड़ा क्षेत्र का पेशवा, यानी मराठा साम्राज्य का पेशवा, जो मराठा साम्राज्य का मुखिया है आपका, वो अंग्रेजों के साथ इतनी अपमानजनक संधि कैसे वो कर लिया है। उसको इस बात की मतलब इस बात का उसको पश्चाताप वगैरह भी होता था। तो उसने क्या कि उसने उस संधि को दिल से स्वीकार नहीं किया और ये लोग क्या क्या करने लगे, अपना फिर आपस में एक संघ बनाने का प्रयास वो लोग करने लगे। भाई कैसे करके हम लोग क्या करेंगे, इस संधि को हटाएंगे। अब देखिए इसमें क्या आपका है, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है कि मराठा साम्राज्य का मुखिया पेशवा क्या कर रहा है, सहायक संधि को स्वीकार कर रहा है। लेकिन वो इस बात को भी समझते थे कि केवल संधि स्वीकार करने से मराठा उनके कंट्रोल में आने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ उन्होंने युद्ध की तैयारी करनी भी स्टार्ट कर दी। भाई अब जो वेलेस्ली था आपका, वो तो युद्ध के माध्यम से या तो सहायक संधि के माध्यम से विस्तार करने पर आमादा था ही। आपको उसने क्या किया, युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने बड़ी कूटनीति से, अंग्रेजों ने इस बात का ध्यान रखा कि मराठों को एक नहीं होने देना है। वो लोग फर्स्ट वार में देख चुके थे कि जब मराठे एक हो जाते हैं तो इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ मराठों को एक होने का मौका नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, दक्षिण में अलग भेजा और उत्तर में अलग। यानी देखिए, दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली जो लॉर्ड वेलेस्ली का भाई है, और उत्तर की तरफ उन्होंने जनरल लेक को भेजा। यानी इन्होंने सोचा कि भाई एक सेना इन्होंने अपनी नहीं बनाई, इन्होंने कहा कि हम एक साथ दोनों तरफ आक्रमण करेंगे। दक्षिण में अलग सेना भेजी, उत्तर में अलग भेजी, और मध्य भारत में भी अलग अलग स्थानों पर ये लोग युद्ध अपना करते रहे। समझ आई बात, मतलब कि मराठों को एक होने का मौका नहीं देना है, इनको अलग अलग संघर्ष करके इनको हराना है। अब होगा क्या, आपका 1803 ईस्वी में आपका युद्ध आरंभ हो जाता है। इस तरीके से आपका सेकेंड एंग्लो मराठा आपका शुरू हो गया। अब होगा क्या आपका, अब इधर देखेंगे आपका सिंधिया और भोसले। अब देखिए इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सिंधिया और भोसले, आपके सिंधिया, भोसले और पेशवा, होलकर। अब देखिए जो इनकी आपसी एकता का भाव है, या जो ये लोग आपस में एक अभी तक नहीं हो रहे हैं। जब तक सिंधिया और भोसले युद्ध कर रहे हैं, होलकर अभी तक साथ में नहीं आ रहा है आपका। देखिए आपका मतलब इतना बड़ा युद्ध फिर शुरू हो गया वो सेकेंड वार, लेकिन अनुभव कोई फायदा नहीं आपका। होलकर अभी भी इस युद्ध में आपका शामिल नहीं हो रहा है।
अब इसमें युद्ध में होता क्या आपका, आर्थर वेजली द्वारा सितंबर 1803 में एक बहुत फेमस युद्ध है आपका 1803 का, असाई का युद्ध है। इसमें सिंधिया और भोसले की सम्मिलित सेना, एक बड़ी सेना है आपकी, सिंधिया और भोसले की सम्मिलित सेना को आर्थर वेजली हरा देता है आपका। अब देखिए इस युद्ध का महत्व आर्थर वेलेस्ली ने स्वयं अपने बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने नेपोलियन को भी हराया है, मैंने जो है नेपोलियन को हराया, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, जो महत्वपूर्ण युद्ध है, वो असाई का युद्ध है। यानी वो इस युद्ध में मतलब मराठों को हराना भी वो क्या मानता है, अपने आप के लिए बहुत बड़ा एक सम्मान मानता था वो। तो एक बहुत बड़ी पराजय होती है असाई के युद्ध में दोनों की सम्मिलित सेनाओं की, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर कई जगह भोसले और सिंधिया आपके हारते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब आप हार जाएंगे तो आपको संधि करनी पड़ेगी, और संधि में आपको काफी सारी चीजें आपको अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले संधि होती है भोसले के साथ 1803 में देवगांव की संधि होती है। और देवगांव हम लोगों ने देखा था कि जो भोसले का इलाका आपका है, ये देखिए ये होलकर का इलाका आपका है, ये सिंधिया आपके हैं, और ये आपका जिसको हमने बताया था कि उसको बरार भी कहते हैं और नागपुर भी कहते हैं, भोसले कहते हैं आपका, ठीक है। ये बरार है आपका, ये देख रहे हैं आपका काफी लंबा हिस्सा है आपका भोसले का आपका। तो भोसले ने संधि की। अब जब संधि कर ली उन्होंने तो क्या दिया उन्होंने, कटक और बालासोर। कटक बालासोर कहाँ है आपका, ये एरिया आपका कटक का है, बालासोर ये एरिया है आपका। और पूर्वी घाट का भी काफी क्षेत्र अंग्रेजों को आपका भोसले को देना पड़ा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, भोसले के बाद सिंधिया के साथ भी एक संधि होती है 1803 में ही, सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। और अब सिंधिया का क्षेत्र आपका यहाँ पर है, तो सिंधिया का जो क्षेत्र है आपका वो उससे गंगा यमुना का ऊपरी दो आपका क्षेत्र मिलता है, यानी दिल्ली उसके आसपास, आगरा, अलीगढ़ सब क्षेत्र आपका हो गया। इसके अलावा जयपुर जोधपुर जैसे शहर, मतलब जयपुर जोधपुर जैसे, भाई सिंधिया यहाँ पर थे आपका। तो इधर आपका ये जो है देख रहे हैं आपका ना, जयपुर है, जोधपुर आपका, भरतपुर वगैरह है, इन सारे क्षेत्रों पर सिंधिया का प्रभाव था, कर वगैरह वसूली होती थे। तो ये क्या होगा आपका, ये सारे क्षेत्र आपके सिंधिया की तरफ से उनको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा अहमदनगर का भी क्षेत्र आपका है, भड़ौच का भी क्षेत्र आपका है, कई सारे क्षेत्रों की प्राप्ति आपको उनको हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये दोनों भोसले और सिंधिया हार जाएंगे, स्वयं संधि करें, तो लोगों ने क्या किया, जब इन्होंने संधि की तो इन्होंने भी बसीन की संधि को क्या कर लिया कि भाई जो बसीन की संधि पेशवा के साथ हुई थी उसको हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ठीक है, जो उसमें पेशवा ने आपको दिया था वो सारी चीजें मान्य होगी। अब सिंधिया और भोसले की भी विदेश नीति कहाँ चली गई, अंग्रेजों के हाथ में। सहायक संधि इन लोगों ने भी कर ली आपकी, हो गया आपका। अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे आप लोग को कि आर्थर वेलेस्ली इधर युद्ध कर रहा है और जनरल लेक आपका इधर, जो उत्तर भारत में दिल्ली आगरा वगैरह पर जो हमला हुआ और उसको जीता उसने, वो आपका जनरल लेक ने किया आपका, जनरल लेक हमला किया और उसको जीतने में वो सफल रहा। अब इसी में आपका एक भरतपुर राज्य का भी मामला आता है आपका। भरतपुर राज्य आपका है, जान रहे हैं आप लोग, जाटों का राज्य आपका है। भरतपुर ने भी क्या किया था, लेक के साथ संधि कर ली थी। अब देखिए, अब जब इधर से खाली हुए, अब होलकर की बुद्धिमानी देखिए आप, इसको हम कहाँ तक बुद्धिमानी कहेंगे कि जब इन सब कुछ हो गया, जब सिंधिया और भोसले एक साथ लड़ रहे थे तब इसने युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बल्कि जब हार गए और खत्म हो गए तब होलकर ने युद्ध की शुरुआत की। आपको देखिए 1804 में होलकर से युद्ध की शुरुआत होती है, और शुरुआत में होलकर को कुछ काफी जगहों पर जीत भी मिलती है आपको। तो यह क्या करेगा, जब जीत इसको मिलेगी तो यह काफी आगे तक निकल जाएगा और दिल्ली वगैरह तक पहुंच जाएगा आपका। अब हुआ क्या आपका कि भरतपुर का जो राजा है वह होलकर का सहयोगी है आपका। जब होलकर का सहयोगी है, जब होलकर से संघर्ष हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका भरतपुर के साथ भी संघर्ष आपका होगा। तो लेकिन होगा क्या आपका कि काफी मतलब अब होगा क्या आपके, काफी लोग प्रयास करेंगे। इसी बीच क्या होगा, 1805 ईस्वी के आसपास आपका ये चला जाएगा, क्या नाम है इसका, लॉर्ड वेलेस्ली आपका चला जाएगा। जो नया जॉर्ज बार्लो, मतलब कुछ समय के लिए कार्नवालिस आता है आपका यहीं पर, लेकिन बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है और यहीं भारत में मर जाता है, वहीं गाजीपुर में उसको दफना दिया गया। कार्नवालिस के बाद फिर आपका जॉर्ज बार्लो आता है। जॉर्ज बार्लो बहुत ज्यादा अग्रगामी नीति के पक्ष में नहीं था, और वो मतलब वो जब आया तो उसने क्या कहा कि भाई जो जैसा है हम उसके साथ संधि करने को रेडी है। तो होलकर काफी समय तक तंग किया इन लोगों ने, मतलब अब होलकर क्या भाग करके आपका रणजीत सिंह के समय तक जाता है आपका, जो पंजाब में रणजीत सिंह है वहां तक जाता है सहायता लेने, लेकिन उसको वहां से कोई सहायता आपकी नहीं मिलती है। अब होगा क्या आपका, अंततः क्या होगा आपका, अंग्रेज भी संधि करने को
तैयार हो गए थे और होलकर भी आपके मतलब समझ गया कि भाई बहुत लंबे समय तक हम इसको नहीं खींच पाएंगे। तो 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि होती है होलकर के साथ। और जब संधि होगी तो क्या होगा, होलकर को भाई जाहिर सी बात है कुछ क्षेत्र आपको देना ही पड़ेगा। उसने क्या किया, चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश और बुंदेलखंड समेत कई क्षेत्र उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1800 यानी सेकेंड एंग्लो मराठा वार के पहले तक मराठों का कोई भी क्षेत्र, जैसे भाई सालसेट केवल उसमें दिया गया था फर्स्ट वाले में, कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठों का महत्वपूर्ण क्षेत्र, कई सारे जो अच्छे क्षेत्र हैं, जो सामरिक क्षेत्र हैं आपके, वो अंग्रेजों के हाथ में जाते हैं और अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार होता है। ये देखिए हमने बताया आपको कि ये आपका कटक और बालासोर पूर्वी घाट का इलाका है आपका, ये जयपुर वगैरह आपकी सब चीज़ें हैं आपकी, दिल्ली है आपका, उसके आसपास आगरा वगैरह ऊपरी दोआब का क्षेत्र आपका है, भड़ौच वगैरह है आपका, ये अहमदाबाद भड़ौच वगैरह है आपका। और इधर सेंट्रल में भी आपको कुछ क्षेत्र उनको, जैसे ये बुंदेलखंड वगैरह में भी कुछ क्षेत्र आपको मिलते हैं। तो अब क्या है आपका, हम देख सकते हैं कि मराठों के साम्राज्य में सेंध लगनी शुरू हो गई है। और अब सेकेंड मराठा वार के बाद अब क्या हो रहा है आपका, क्षेत्रीय विस्तार अंग्रेजों का और ज़्यादा बढ़ रहा है और उनका कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वार समाप्त होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में वृद्धि होती है आपके और मराठों के साम्राज्य विस्तार में कमी। अब इसी बीच हम देखते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति क्या है आपके। हमने बताया कि भाई मैसूर को पहले ही हरा चुके हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति कौन है, मराठे हैं। मराठे भी अब एक युद्ध में आपके हार चुके हैं। तो अब मामला क्या है, अंग्रेजों को भी यह बात समझ में आ रहा है कि बस मामला अब कुछ समय का है, कुछ समय का आपका है। जैसे ही मौका मिलेगा ये लोग क्या करेंगे, मराठों को अंतिम रूप से हरा देंगे और फिर भारत में उनका विरोध करने की कोई शक्ति आपकी नहीं हो जाएगी आपकी। देखिए उत्तर पश्चिम की तरफ अभी भी पंजाब में रणजीत सिंह का शासन है और रणजीत सिंह भी काफी मजबूत हैं आपका। और चूंकि अभी वो अंदर सेंट्रल इंडिया को ही पूरा जीत नहीं पाए हैं, इसलिए भी उनका ध्यान भी नहीं है आपका उधर। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़ देकर तो उन लोगों ने कहाँ ध्यान फोकस किया अपना, अंग्रेजों ने मध्य भारत में और उत्तर भारत के आसपास। तो कुछ क्षेत्र उनको सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद मिल जाते हैं। अब होता है कि आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद क्या समय क्या टाइम होता है आपका, क्या चीजें होती हैं। अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर जनरल आते हैं उन लोगों ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, यानी उन लोगों ने बहुत ज्यादा विस्तार करने के लिए या आक्रमण करने का प्रयास उन लोगों ने देशी रियासतों के साथ नहीं किया। फलतः हुआ क्या आपका कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद काफी समय तक, मतलब वही आपका 1516 ईस्वी तक आपकी शांति रहेगी। उसके बाद फिर से जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा आपका। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है, जैसे विलेजली है आपका कि वो भूखा है साम्राज्य का, वो अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता, चाहे युद्ध के माध्यम से चाहे संधि के माध्यम से। उसी तरह का एक प्रखर साम्राज्यवादी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत में आता है तो अब उसकी इच्छा है कि केवल साम्राज्य विस्तार न हो, बल्कि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति, राजनीतिक शक्ति कौन बन जाए, अंग्रेज बन जाए। वह अंग्रेजों को सबसे पावरफुल देखना चाहता है वहां पर भारत में आपका। देखिए उसका लक्ष्य और ऊपर है आपका। अभी तक लोग केवल साम्राज्य विस्तार चाहते हैं, ये चाहता है कि राजनीतिक रूप से सबसे श्रेष्ठ शक्ति बन जाए आपका अंग्रेज। यहाँ पर जो भी देशी रियासतें हैं वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। मतलब वो चाहता है कि अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार हो, जहां मौका मिले हम साम्राज्य का विस्तार करें और अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता को स्थापित करें। तो इस बीच क्या हो रहा है आपका, देखेंगे हम कि अंग्रेजों के मन में या अंग्रेजों के पास एक प्लानिंग है, खाका है कि भाई हमें भविष्य में युद्ध करना है। वही हम दूसरी तरफ देखें मराठों को, तो 2 एंग्लो मराठा वार हो गए, लेकिन अभी भी मराठों को यह बात समझ में नहीं आई कि हमें आपस में संगठित होना चाहिए या अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए आपका। एक तरफ ये लोग बेखौफ पड़े हुए हैं, जैसे चल रहा है वैसे आपका चल रहा है, इनका आपसी संघर्ष वैसे ही कंटिन्यू है आपका। लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, अभी भी अलग अलग हैं आपके, न अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, न सैनिक दृष्टि से न आर्थिक दृष्टि से। दूसरी तरफ क्या है आपका, अंग्रेज अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं आपका। ठीक है, अब होगा क्या आपका, अब देखेंगे हम लोग कि 1817-18 ईस्वी में थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है। तो उसके पीछे कारण क्या है आपका, तात्कालिक कारण हम लोग देखेंगे कि तात्कालिक कारण में एक मामला आपका आता है पिंडारियों के दमन का और एक मामला आता है गायकवाड़ के साथ
विवाद और त्र्यंबक जी का मामला आता है। ये देखिए दोनों आपका क्या है, तात्कालिक कारण है, और एक क्या है आपका मूल कारण है वो क्या है आपका दीर्घकालिक कारण, क्या आपका है साम्राज्यवादी विस्तार की, उनकी जो इच्छा है आपकी। ठीक, ये दीर्घकालिक भाई वो चाहते हैं ना कि हमारा साम्राज्य का विस्तार हो और अधिक से अधिक क्षेत्र हम अपने कब्जे में कर लें। और उस समय तक हम बताएं, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, मराठों के पास है। तो मराठों को हराएंगे तो सबसे बड़ी शक्ति को हराएंगे और सबसे ज्यादा क्षेत्र आप प्राप्त करेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है आपका, अब इसमें दो तीन चीजें हैं आपकी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि पिंडारी दमन का मामला क्या है आपका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिंडारी कौन है आपका। तो पिंडारी आपकी एक मध्य भारत मतलब उस एरिया में एक युद्धोपजीवी मतलब युद्ध के ऊपर जीवित रहने वाली एक दल होता था जो मराठों के साथ युद्ध में शामिल होते थे। तो उसके बदले में वो मराठों से कोई वेतन नहीं लेते थे, बल्कि वो युद्ध में जीतने के बाद मतलब जो भी होता था आपका युद्ध के बाद ये लोग उस क्षेत्र में लूटपाट करते थे और लूटपाट करके उससे अपना खर्च वो लोग निकालते थे। तो भाई जब तक मराठों का साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मतलब वो लोग अभियान कर रहे हैं, तब तक पिंडारियों के पास काम भी आपका है। लेकिन जब अब मराठों के साम्राज्य विस्तार की जगह उनके साम्राज्य में कमी हो रही है और उनके अभियान क्या हो रहे हैं, लगातार आपके कम हो रहे हैं, तो पिंडारी क्या करेंगे फिर। अब पिंडारियों ने क्या करना शुरू किया आपका, पिंडारियों ने आसपास के मतलब नॉर्मली क्षेत्रों को लूटपाट करना उन्होंने शुरू किया। मध्य भारत में काफी स्थिति आपकी अराजक हो गई। उससे क्या हुआ, अंग्रेजों को समस्या क्या हो रही थी, भाई अंग्रेज व्यापारी को भी लूटते थे ये लोग। अब उस समय तक क्या हम लोगों ने देखा था कि 1813 ईस्वी के बाद तक अंग्रेजों को भारत में बसने की छूट भी मिल गई थी आपकी। तो अब अंग्रेज चाहते थे कि भाई उनकी स्थिति क्या रहे, सुरक्षित रहे और इस तरह की लूटपाट की घटनाएं उनके साथ आपकी न हो। तो पिंडारियों का दमन करना चाहते थे एक शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से। दूसरा, अंग्रेज इस बात को जानते थे कि पिंडारियों का मराठों के साथ संबंध है आपका, यानी उनके साथ ये लोग युद्ध वगैरह में लड़ते थे। तो पिंडारियों का दमन करना एक बहाना है मराठों के साथ युद्ध का एक कारण बन, मतलब युद्ध का बहाना आपका है कि पिंडारियों को दमन करने का मामला आपका। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका होगा आपका। अब भाई पिंडारी हैं आपके, डकैतों के दल होते थे आपके, तो इनके दमन के लिए अगर केवल आपको इन्हीं का दमन करना है तो बहुत बड़ी सेना की जरूरत आपकी नहीं। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1 लाख के ऊपर की सेना बनाई अपनी, क्योंकि उसके पास प्लानिंग थी कि हमें केवल पिंडारियों का दमन नहीं करना है, हमें क्या करना है, अंतिम रूप से मराठों का सफाया करना है। इसलिए जो पिंडारियों के दमन का बहाना बनाता है वह बहुत ज्यादा जायज नहीं आपका है, या उसको वो ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं लोग। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि पिंडारियों का दमन तो केवल मराठों के साथ संघर्ष करने का एक बहाना था। अब चूंकि पिंडार के ऊपर जब ये लोग हमला करना शुरू किए तो इसको भी पेशवा ने अपने ऊपर हमला समझा। भाई पेशवा और जो अन्य मराठा सरदार वगैरह हैं आपके, ये लोगों ने सोचा कि भाई ये लोग केवल पिंडारियों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वार की पृष्ठभूमि आपकी बननी शुरू हो गई। अब उसी में एक मामला कौन सा आता है आपका, गायकवाड़ के साथ विवाद होता है। और त्र्यंबक जी का मामला क्या आता है, देखिए मैंने बताया कि आप लोग भोंसले का नाम सुनेंगे, होलकर का नाम सुनेंगे, सिंधिया का नाम सुनेंगे, लेकिन गायकवाड़ का नाम बहुत ज्यादा आप नहीं सुनते हैं। होगा क्या आपका कि गायकवाड़ ने अंग्रेजों के साथ जब संधि वगैरह की तो वो बहुत ही मतलब अंग्रेजों के भक्त बन गए और शुरू से ही उनके प्रति वो लोग निष्ठावान बने रहे, मतलब उनके खिलाफ कहीं वो लोग। होगा क्या आपका, हमने पहले ही बताया आपको कि पेशवा और गायकवाड़ के बीच अक्सर कर को लेकर के विवाद वगैरह होता रहता। तो हुआ क्या आपका कि 1817 ईस्वी के आसपास आपका क्या होगा कि 1816-17 ईस्वी के आसपास आपका पेशवा ने एक वो भेजा उनको कि भाई आप हमारे अधीनस्थ हैं, आप हमें कर भेजिए। गायकवाड़ ने वो कर देने से मना कर दिया, विवाद की स्थिति आ गई। तो अंग्रेजों के कहने पर गायकवाड़ ने अपने एक दूत गंगाधर शास्त्री को भेजा इनके साथ बातचीत करने के लिए। उस गंगाधर शास्त्री का वध करा दिया गया, और वध कराने में हाथ किसका था, त्र्यंबक जी का। त्र्यंबक जी कौन है, त्र्यंबक जी आपके पेशवा के एक महत्वपूर्ण सहयोगी, यानी आप कह सकते हैं कि त्र्यंबक जी की ही बात सुन करके पेशवा अपने निर्णय वगैरह करते थे। तो जब इन्होंने वध करा दिया तो अब गायकवाड़ के संरक्षक कौन है, अंग्रेजों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, भाई आप त्र्यंबक जी को हमको सौंपिए। त्र्यंबक जी को सौंप दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के मतलब एक वर्ष के भीतर क्या होगा आपका, त्र्यंबक जी जेल से भागने में सफल हो जाता है। अब अंग्रेजों को लगता है
कि त्र्यंबक जी को जो भगाने में सहायता की है वो किसने की है, पेशवा ने की है। तो पेशवा के खिलाफ अब वो लोग अंग्रेज संगठित होना, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास वो लोग करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है आपका, अब भाई पेशवा तैयारी तो कर ही रहा था आपका, ठीक है, पेशवा क्या था आपका, तैयारी वगैरह आपका कर रहा था, क्योंकि पिंडारियों का दमन का मामला आपका आ ही गया था आपका। भाई पिंडारियों के दमन के बहाने वो लोग मराठों का दमन करने का प्रयास कर रहे थे, इसकी जानकारी उसको मिल ही रही थी। और दूसरा, आपस में सिंधिया, भोसले और होलकर वगैरह ये लोग मिल करके आपस में इन्होंने बातचीत की और वो किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, आपस में संगठित होना चाहिए और अंग्रेजों के साथ युद्ध करके उनको पराजित करना चाहिए, उनको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब इस बात की जानकारी या इस बात की भनक क्या मतलब, इस बात का अंदेशा जो है आपका अंग्रेजों को भी हो रहा था। हमने पहले कहा कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स पूरी तैयारी कर रहा है। उसी तैयारी के तहत ही क्या किया भाई, जब जेल से भाग गया त्र्यंबक जी तो उसको पुनः सौंपने की डिमांड हुई और धमकी दी गई। अब पेशवा कुछ कार्रवाई करता उसके पहले ही कर्नल स्मिथ ने पूना का घेराव कर लिया, मतलब उसको मौका नहीं दिया कि वो कुछ कर पाए। उससे क्या हुआ, पूना का घेराव कर लिया और पूना कर्नल स्मिथ के कब्जे में आ गया। उसके बाद आपका 1817 में पूना की संधि, इसको याद रखिएगा आप लोग, 1817 ईस्वी में पूना की संधि हो जाती है पेशवा के साथ। ये इंपॉर्टेंट संधि है। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके पहले 1816 में ही नागपुर में भी कुछ समस्याएं चल रही थी आपकी आंतरिक रूप से। उनकी भी कमजोरी का लाभ उठाकर नागपुर की एक सहायक संधि 1816 ईस्वी में नागपुर के साथ आपकी हो जाती है, जिसके तहत मेन बात ये थी कि एक अंग्रेजी सेना नागपुर में आपकी स्थापित हो जाती है। अब अंग्रेजी सेना का नागपुर में रहने का मतलब क्या है, अगर अंग्रेजी सेना नागपुर में है आपकी तो आप अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कोई षड्यंत्र वगैरह या अन्य लोगों के साथ मेल जोल करना या पेशवा के साथ या अन्य मराठा सरदारों के साथ बातचीत करके आप बहुत ज़्यादा उस दिशा में प्रगति आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हर चीज़ की जानकारी अंग्रेजों को मिलती रहेगी और जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करेंगे जो अंग्रेजी सेना नागपुर में है वो तुरंत आपके खिलाफ प्रयोग कर ली जाएगी। ठीक है, तो एक नागपुर की सहायक संधि हो गई आपकी, जबरदस्ती की गई, डरा धमका करके आपकी, और अंग्रेजी सेना को नागपुर में रख दिया गया। इस पूना की संधि से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि भाई अब पेशवा मराठा संघ का मुखिया नहीं है, मराठा संघ को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई अब तुम पेशवा जो हो, तुम्हारा अपना क्षेत्र है, अब तुम सबका जिम्मेदारी तुम लेना छोड़ दो। ठीक है, अब तुम सबकी जिम्मेदारी लेना छोड़ दो, तुम केवल अपना देखो। मराठा संघ अब तुम संघ के नेता तुम अब नहीं हो, तुम्हारी विदेश नीति अब पूर्णतः हमारे हाथ में आ जाएगी। इसके साथ साथ अब तुम्हारे क्षेत्र को छोड़ करके जितने भी क्षेत्र तुम्हारे कंट्रोल के थे वो सब कहाँ चले आएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए आपका एकाएक झटके में युद्ध वगैरह भी नहीं हुआ आपका, केवल सेना लेकर के पहुंचे, धमकी दी, उसको कुछ कार्रवाई करने से पहले ही जबरदस्ती पूना की संधि हुई और पूना की संधि से इतना बड़ा घटनाक्रम आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका भोसले के साथ किया इन लोगों ने, पूना के साथ किया पेशवा में, और ऐसा ही इन्होंने क्या किया, सिंधिया के साथ किया आपका। हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक बड़ी सेना लेकर के सिंधिया के पास गए और उनसे कहा कि या तो संधि करो या तो युद्ध करो। अब सिंधिया युद्ध करने की स्थिति में तो था नहीं आपका, मजबूरन उसको भी जबरदस्ती ग्वालियर की संधि करनी पड़ती है। देखिए, नागपुर की संधि, पूना की संधि और ग्वालियर की संधि। अब ग्वालियर की संधि में होगा क्या आपका, उसने इन लोगों ने कहा कि भाई सिंधिया तुम अपनी सेना में वृद्धि अब नहीं करोगे, मतलब उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग संगठित हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी भी ये लोग वो चीज उनके दिमाग में है। उसने कहा कि तुम अपनी सेना में वृद्धि नहीं करोगे, राजस्थान की रियासतों पर से अपने प्रभाव को हटा लो, उनके साथ बातचीत हम करेंगे, और पिंडारियों के दमन में हमें सैनिक भी दोगे तुम, और हर तरीके की सहायता, हमारी सेना तुम्हारे क्षेत्र में जाएगी, रहेगी, उसके खान पान का प्रबंध करोगे तुम, हर चीज हर तरीके से तुम पिंडारियों के दमन में हमारी सहायता करोगे। देखिए, तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, 3 संधियां हो रही हैं, तीनों ही जबरदस्ती की जा रही हैं धमकी दे करके। अब इससे क्या होगा आपका, अंदर ही अंदर मराठा सरदारों का जो वो आप स्वाभिमान कर सकते हैं, वो आखिर में अंतिम बार फिर से एक बार उफान मारता है, और अंदर ही अंदर मराठा सरदारों ने इस अपमान का बदला लेने का वो किया, सोच लिया, और इन्होंने क्या किया, आपस में संगठित हुए, और इन्होंने क्या किया, जहां जहां भाई अब अंग्रेजों की शुरू से नीति यह थी कि मराठों को एक नहीं होने देना है,
इनको क्या करना है, एक होने नहीं देना है। तो उन्होंने क्या किया, आपका जो जहां पर था वहीं पर उसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने का प्रयास करना शुरू किया। तो जैसे ग्वालियर की संधि होती है उसी समय आपका पेशवा ने अपने क्षेत्र में, जहां पर है आपका किरकी में उनका रेजिडेंसी थी, किरकी में रेजिडेंसी को आग लगा दिया और विद्रोह कर दिया। लेकिन आग लगाया, विद्रोह किया, लेकिन वो सफल आपका नहीं हुआ। किरकी में युद्ध होगा और आपका पेशवा वहां पर हार जाएगा। और जब पेशवा हार जाएगा तो पूना भी उसके हाथ से आपका निकल जाएगा। भाई अभी तक पूना उसके पास था, लेकिन किरकी में हारने के बाद क्या होगा, पूना भी उसके हाथ से निकल गया। इसी तरह आपका 1817 में ही अप्पा जी भोसले आपके हैं, जो भोसले हैं, शीतलवर्दी के युद्ध में हार जाएंगे और होलकर आपके महदीपुर में परास्त हो जाएंगे। और सिंधिया की हिम्मत ही नहीं होगी आपकी कि उनके साथ कोई युद्ध आपके करे। भाई इस तरीके से अपनी सेना की वृद्धि आपको नहीं करनी है। और जिस तरीके से धमकी देकर के संधि हुई थी उसके साथ, सिंधिया ने हिम्मत आपकी नहीं की। अब जब होलकर परास्त हो जाएगा, आपको देखिए भोसले के साथ संधि हो चुकी है, पेशवा के साथ, सिंधिया के साथ। भोसले आपके होलकर हारे, लेकिन अभी तक उनके साथ संधि नहीं हुई। तो होलकर के साथ 1818 में मंदसौर की संधि होगी। और मंदसौर की संधि जब स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा, उससे भी क्या होगा, उसके सारे राजपूत राज्य अंग्रेजों के पास और दक्षिण के जो क्षेत्र होंगे वो भी अंग्रेजों के पास आपके चले जाएंगे। तो सर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक करके इन लोगों ने सारे मराठा सरदारों को अलग अलग करके हराया। और हराने के बाद उनके मेन क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिए। उनकी राजधानी में रेजिडेंट रहेगा, अंग्रेजों की सेना रहेगी, उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी। वो नाम मात्र के लिए अपने शासक रहेंगे और उनका सारा क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं। अब इस समय क्या है, आपका पेशवा भाग रहा है। अंतिम रूप से एक प्रयास वो और करता है कोरेगांव में। कोरेगांव भीमापुर के युद्ध में आपका उसमें होता है, आपका युद्ध होगा अंग्रेजों और पेशवा के बीच। इसमें अंतिम रूप से पेशवा हार जाएगा और पेशवा हारने के बाद क्या करेगा, आपका आत्मसमर्पण कर देगा। आत्मसमर्पण करने के बाद पेशवा को पेंशन दे करके 8 लाख रुपए की पेंशन दे करके आपको उसको बिठूर भेज दिया जाएगा और पेशवाई आपके समाप्त कर दी जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं हमने देखा है कि कहीं कहीं मिस्टेक देखने को मिलता है। 1817 ईस्वी की पूना की संधि से मराठा संघ समाप्त हुआ है। पेशवाई कब समाप्त हुई है आपकी, 1818 ईस्वी में समाप्त हुई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो पेशवा का पूरा क्षेत्र है अंग्रेज ले लेंगे उसको, केवल सतारा का क्षेत्र। शिवाजी के ही एक वंशज थे उस समय, प्रताप सिंह को सतारा का क्षेत्र दे करके उसका राजा बना दिया जाएगा। और पूरा मराठा साम्राज्य अब क्या होगा, आपका अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं आपका कि 1818 ईस्वी तक आते आते मराठों, मतलब भारत की सबसे बड़ी देशी शक्ति मराठे, जो अभी अंतिम रूप से थे आपका संघर्ष कर रहे थे, उनका भी विरोध आपका समाप्त हो जाएगा। और पेशवाओं, मतलब मराठा साम्राज्य के विरोध के समाप्त होने के बाद ही आपका अंग्रेजों के हाथ में बहुत सारे क्षेत्रों की प्राप्ति होगी और उनके साम्राज्य का विस्तार आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में सिख राज्य को छोड़ करके लगभग पूरे भारत पर आपका हो चुका है। अब इसमें हम लोगों ने पानीपत के 3rd वार के बाद भी चर्चा की थी कि मराठों के हार के क्या कारण थे। हम फिर से एक बार उसको रिवाइज कर देना, शॉर्ट में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि मराठों का आपसी संघर्ष उनको ले डूबा, बार बार कहते हैं। पानीपत के 3rd वार में भी हम लोगों ने देखा था कि सैनिक नेतृत्व करने को लेकर के, रणनीति बनाने को लेकर के भी मराठा सरदारों में डिवाइड हो गए थे और कुछ लोग पानीपत के 3rd वार से अलग हो गए थे आपके, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो लूट मार की नीति थी, इससे क्या हुआ आपका, इनको मित्र नहीं मिले आपके, इनको क्या हुआ आपके मित्र नहीं मिले और ये लोग क्या हो गए, कूटनीति में भी अकेले हो गए। और जब युद्ध हुआ इनको तो युद्ध में सहायता देने के लिए कोई सामने आपका नहीं आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये शासन की आधारभूत कमी या आर्थिक नीति कमी, दोनों चीज हम लोग देखते हैं। जैसे भाई मुगल प्रशासन आपका, हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे कि मुगल प्रशासन में पूरे मुगल साम्राज्य को जोड़ने के लिए एक मनसबदारी व्यवस्था थी, जो प्रशासन को या पूरे साम्राज्य को आपस में जोड़ करके रखता था और कह सकते हैं कि विरोधी शक्तियों को या बिखराव की शक्तियों को रोकता था आपका वो। उन्होंने एक आर्थिक नीति बनाई जिससे कि आय की मतलब लगातार साम्राज्य को आय आपके प्राप्त होती रहे। इन दोनों ही मोर्चों पर मराठा कमजोर हुए। जो भाई हम लोग बार बार बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य का स्थान मराठा ले सकते थे, तो क्यों नहीं ले पाए आपका, एक उसकी बहुत बड़ा कारण आपका ये है
कि वो कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था या ऐसी प्रशासनिक नीति विकसित करने में सफल नहीं हुए जो सारे मराठा सरदारों को आपस में जोड़ सके। ठीक है, नहीं जोड़ पाए तो मराठा सरदार क्या हुए आपके, अलग अलग रहे, और जैसे जैसे समय आपका आगे बीतता गया उनका आपसी टकराव लगातार बढ़ता गया और हर चाह रहा था कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, और उसमें आपस में उन्होंने लगातार वो लोग संघर्ष करते हैं। दूसरी चीज, उनके पास आय का कोई उन्होंने आर्थिक स्रोत विकसित नहीं किया, मतलब एक स्पष्ट पॉलिसी लेकर के वो नहीं आए, वो चौथ और स्वदेशमुखी पर ही डिपेंड रहे। और चौथ और स्वदेशमुखी क्या आपका है, शक्ति के बल पर इकट्ठा किया था। तो जैसे ही आप कमजोर होंगे चौथ और स्वदेशमुखी आपको मिलना कम हो जाएगी आपकी। सिंधिया जो आपके कमजोर हो गए थे 1817-18 ईस्वी तक, उसका एक रीजन ये भी था कि सिंधिया का जो व्यय था वह उनकी आय से बहुत ज्यादा हो गया था। यानी जिन क्षेत्रों से उनको आय प्राप्त हो रही थी, जब वो कमजोर होने लगे तो क्या होगा आपका, वहां से उनको आय मिलनी कम हो गई। तो ये आर्थिक नीति की कमी आपकी है। फिर कूटनीति में विफल होना भी एक बड़ा रीजन है आपका। भाई कूटनीति क्या है, आपको आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अंग्रेज आपके खिलाफ संघर्ष करके आपको समाप्त कर देंगे, या अंग्रेज यहाँ पर राज्य करने के लिए आए हैं। सालबाई की संधि में इन्होंने मैसूर से अपने आप को अलग कर लिया। वो चाहते तो वो अलग नहीं होते और मिल करके अंग्रेजों के दांत खट्टे करते थे, लेकिन वो लोग मतलब इन लोगों ने क्या हुआ, मराठे वहां पर कूटनीति में आपके फेल हो गए। ये आपस में ही अपना एक संघ नहीं बना सकते, संगठित नहीं हो सकते, बाहरी शक्ति उससे बात छोड़ दीजिए आप, ये आपसी एकता को ही स्थापित नहीं कर पाए आपका। ये आंतरिक कूटनीति में ही विफल हो गए, विदेश मतलब वैदेशिक कूटनीति में या बाहरी कूटनीति में ये लोग विफल हैं ही आपका। इसके अलावा सैन्य जो इनकी व्यवस्था, जैसे भाई ये लोग गुरिल्ला वारफेयर में थे, इन्होंने क्या किया कि आंग्ल मराठा युद्धों में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी गुरिल्ला वारफेयर पद्धति को छोड़ करके आधुनिक वारफेयर पद्धति से युद्ध लड़ा, और उससे लड़ा। अब चूंकि उसमें वो दक्ष तो है नहीं आपका, तो वो न इधर के रहे ना उधर के रहे आपका, और उस तरीके से क्या होगा आपका, सैनिक दृष्टिकोण से भी लोग अंग्रेजों की तुलना में कमजोर हो जाएंगे। तो ये कई सारे रीजन है आपका जिसने इनको आंग्ल मराठा संघर्ष में हार का मुंह इनको देखना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए आपका। 2 आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए हैं आपके, वो इनके आंतरिक संघर्षों की वजह से हुए हैं, जिसने अंग्रेजों को मौका दिया इनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने स्वयं, आप कह सकते हैं कि बहाना खोज करके, उनको भाई एक मौका चाहिए था, और उनको समझ में आ गया था कि भाई अब ये आखिरी दिन गिन रहे हैं अपना, बस अब इनके साम्राज्य पर आखिरी प्रहार करने की आवश्यकता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आता है, तो जब वो कह रहा है कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं अंग्रेजों को, और उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है, मराठा है, तो इसलिए उसने क्या किया, मराठों को अंतिम रूप से समाप्त करने का एक सफल प्रयास किया, और वो उसमें काफी मतलब, और उसमें पूरी तरीके से आपका सफल होगा। और मराठा साम्राज्य, जिसके भविष्य से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भारतीयों को कि वो मुगल साम्राज्य का स्थान लेगा, वह अपने उद्देश्य में असफल रहा, और वह न कोई हिंदू पातशाही स्थापित कर पाया, न एक समाज की स्थापना कर पाई, न ही अंग्रेजों को रोकने वो सफल रहा। इस तरीके से आपका मराठा युद्ध आपका। अब एक पॉइंट बहुत शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में आपका। हम लोग बात करते हैं कि भाई अभी तक क्या हो रहा है, समाज विस्तार की बात हो रही है कि भाई अधिक से अधिक समाज विस्तार करेंगे हम, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था आपका कि भाई सबसे ऊपर कौन होता था, मुगल सम्राट ही होता था। जब अंग्रेज कुछ लेटर वगैरह लिख रहे हैं या उसको जब कुछ भेज रहे हैं, तो वो पिटीशन के रूप में ही भेजते थे, प्रार्थना पत्र के रूप में ही भेजते थे। जो गवर्नर जनरल की सील होती थी उस पर मुगल सम्राट का भृत्य लिखा होता था आपका। सम्राट जो है आपका, उस पर लिखा होता था कि सम्राट के भृत्य हैं, भृत्य मतलब नौकर हैं आप, या जो पत्र वगैरह आते थे वहां से, तो सम्राट की विशेष कृपा पात्र भृत्य कह करके इनको संबोधित किया जाता था आपका। तो इन सब चीजों से गवर्नर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब का बहुत चिढ़ता था आपका। लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब का 10 सालों तक भारत में रहेगा वह, लेकिन कभी भी वह शिष्टाचारवश भी मुगल सम्राट से मिलने आपका नहीं जाता है। उसने कहा कि जब तक पुराने शिष्टाचारों को समाप्त नहीं किया जाएगा और समानता के स्तर पर बात नहीं होगी, तब तक हम मुगल सम्राट से भेंट नहीं करेंगे। तो वह तो नहीं भेंट करता है, लेकिन जब जो अगला एमहर्स्ट आता है आपका गवर्नर जनरल आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रयासों का फल उसको नहीं मिला, एमहर्स्ट को मिला। जब एमहर्स्ट मिलने जाता है आपका, तो वह समानता के स्तर से मुगल सम्राट के साथ बातचीत करता है आपका। इसके काल में कुछ और चीजें भी हुई हैं आपके, जैसे भाई मराठे आखिर रूप से समाप्त हुए हैं, पिंडारियों का दमन हुआ है,
और मुख्य रूप से देसी रियासतों में राजपूत रियासतें अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए मजबूर हुई। उनके साथ कई सारी संधियां की गई हैं आपकी। इसी के समय में टॉमस मनरो जो मद्रास का गवर्नर था, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया उसने, और एल्फिंस्टन ने पेशवा से प्राप्त क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में महलवाड़ी की व्यवस्था लागू की और कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इसी के समय में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आता 1822 ईस्वी में आपका, जिसमें यह था भाई यदि कोई काश्तकार जब तक किराया दे रहा है उस भूमि का, तब तक उसे भूमि से विस्थापित नहीं किया जा सकता है आपका, और न ही विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके कर की दर में या रेंट की दर में बढ़ोतरी आपकी की जा सकती है। आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 से 1816 ईस्वी के बीच आपका आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, जिसमें ऑटरलोनी ने एक सफल नेतृत्व दिया था अंग्रेजी सेना को। 1816 ईस्वी की सगौली की संधि होती है, जिसके तहत आपका आंग्ल नेपाल युद्ध आपका समाप्त होता है। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्षेत्र की प्राप्ति तो नहीं होती है, मुख्यतः उसको गढ़वाल और कुमाऊं के जिले मिलते हैं, जिसमें आपका ये जो आपके जो टूरिस्ट प्लेस आपके हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल है आपका, रानीखेत वगैरह हैं, ऐसे उनको क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और उधर आपका हिमालय, उत्तर पश्चिम मतलब हिमालय की तरफ आपका इनकी सीमाएं पहुंच जाती हैं और उधर पूरी आपकी दीवार मतलब वो बाड़बंदी वगैरह कर दी जाती है और उसको कर दिया जाता है। नेपाल के साथ जो युद्ध होता है उसके बाद जो उनके साथ संधि होती है उसमें यह भी भाई वही चीज़ हमने कहा, बार बार कहेंगे कि ये लोग क्या करेंगे, सहायक संधि की तरह की शर्तें वो बार बार रखते हैं उसमें। आपका काठमांडू में भी एक रेजिडेंट को स्थापित कर दिया जाएगा आपका, व्यापार करने की छूट वगैरह जो व्यापारिक शर्तें वगैरह होती हैं उसकी भी बात की जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, इसी संधि के बाद आपका जो गोरखा लोग होते हैं, जो गोरखा रेजिमेंट हमारी सेना में आज भी आपका है, वो लोग अंग्रेजों की सेना में शामिल होते हैं और अंतिम समय तक आपके रहते हैं। और हम लोगों ने देखा, जब हम लोग देखेंगे फ्यूचर में भी, जब 1857 का विद्रोह होता है तो ये जो गोरखा लोग हैं और नेपाल ने काफ़ी हद तक अंग्रेजों की सहायता की थी इस विद्रोह के दमन करने में। तो इससे क्या होगा, आपका सगौली की संधि के बाद इनको एक राजभक्त या स्वामी भक्त लोग भी मिलते हैं गोरखा के रूप में। तो ये शॉर्ट है आपका कुछ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए हमारी राजनीतिक विजय के क्रम में आपका मतलब अंग्रेजों की राजनीतिक विजय के क्रम में हम लोग मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब कुछ बचता हमारा है, वो सिखों के साथ संबंध बचता है आपका, राजा रणजीत सिंह और जो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। और देसी रियासतों के साथ जो अंग्रेजों की नीति है वह कई फेज में आपकी चेंज हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आंग्ल सिख के संबंध राजा रणजीत सिंह के साथ और देसी रियासतों के साथ अंग्रेजों की नीति किस टाइम में क्या क्या रही है, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कुछ फीडबैक होगा, कुछ पूछना होगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।